एवरीवन, मैं सुमोना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना में। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। ये जो टॉपिक है ये आपका जो बीए के पोर्शंस हैं, एमए के जो मतलब टॉपिक होते हैं, फिर सिलेबस हैं, और एनटीए यूजीसी नेट का जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहिए, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपका जो होम एग्ज़ाम होते हैं या फिर जो स्कूल या कॉलेजेस के एग्ज़ाम होते हैं। तो अब ये है कि अगर आप लोग इसको करेंगे पूरा डिटेल में तो छोटे छोटे चीज़ों को भी पता लगेगा। शॉर्टकट में तो बहुत जन कर लेते हैं, लेकिन शॉर्टकट में नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करना है और बिल्कुल इसको डिटेल में पढ़ना है किसी भी चीज़ को, तब जाके समझ में आता है। तो और मैं ये जो पढ़ा रही हूँ ये नोट्स बना के मैं पढ़ाती हूँ। डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स से मैं नोट्स लेती हूँ और फिर मैं एक नोट्स अच्छा बनाती हूँ। तो अच्छा है क्या है ये सब तो आप डिसाइड कर लेंगे। तो अभी मतलब स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं एरिस्टोटल पे बनाऊँ, इसलिए मैं इसको बनाई हूँ। तो आप लोग ज़रूर इसको देखिए, इसको पूरा लास्ट तक देखें तभी समझ में आएगा। स्किप करके देखेंगे तो जो पढ़ने का चीज़ है वो तो फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन। ये जो थ्योरी है वो इमिटेशन का, इमिटेशन मतलब क्या होता है, किसी की नकल करना। ठीक है, तो एरिस्टोटल का हम लोग लाइफ स्केच देख लेंगे कि इनका लाइफ किस तरह से रहा, उसका जो इंट्रोडक्शन है, और इनका जो क्रिटिकल वर्ड्स रहा, वर्क्स रहा, और उनका जो नेचर था, क्रिटिकल वर्क्स के जो नेचर थे, इसको भी हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले देख लेंगे कि अरिस्टोटल का जन्म कब हुआ। तो अरिस्टोटल का जन्म हुआ 384 बीसी में और उनकी मृत्यु हुई 322 बीसी में। अरिस्टोटल लिव्ड फ्रॉम 384 बीसी टू 322 बीसी। अरिस्टोटल वॉज प्लेटोज पीपल टू इंडियंस। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर। ये जो अरिस्टोटल थे वो प्लाटोस के शिष्य थे। प्लाटोस का मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, आप लोग उसको ज़रूर चैनल पे देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप लोग को बहुत अच्छे ऐसे ही नोट्स बना के मैंने उसमें पढ़ाया है, आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो प्लेटो जो थे वो शिष्य थे अरिस्टोटल, नहीं सॉरी, अरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य थे। और इंडिया में मतलब कहा जाता है कि अरिस्टोटल अलेक्जेंडर के ट्यूटर थे। ठीक है, मतलब शिक्षक थे। हिज क्रिटिकल ट्रीटिसेस आर पोएटिक। उनका जो क्रिटिकल ट्रीटिसेस था, जो लेखन कार्य था, वो क्या था, उनका आर्ट ऑफ पोइट्री था और रेहेटोरिक था। ठीक है, तो आर्ट ऑफ पोइट्री क्या होता है कि पोइट्री को किस तरह से मतलब उसको लिखा जाता है, उसमें किस तरह का मतलब इमोशनल दिया जाता है, फीलिंग्स होता है पोइट्री में। तो पोइट्री को लिखने का जो आर्ट होता है, जो कला होता है, जो तरीका होता है, तो ये चीज़ उन्होंने बताया था। और नेक्स्ट है रेहेटोरिक, है ना। रेहेटोरिक क्या होता है कि व्याख्यान विधि, मतलब किसी चीज़ को बोलने का तरीका, पोइट्री को जो बोलने का तरीका होता है तो उसको रेहेटोरिक बोलते हैं। वाक्पटुता जिसको बोला जाता है हिंदी में, कि एक तरीका होता है पोइट्री को बोलना, इमोशंस को उसमें सामने लाना। अगर सैड पोइट्री है तो उस तरह से उसको बोलना, और अगर कुछ मतलब खुशी का है ना, या फिर किसी को क्रिटिसाइज करने वाला जो पोइट्री होता है, तो वो सारा क्या होता है कि अलग अलग वे में बताया जाता है। मान लीजिए कोई दुख का पोइट्री है, अब उसको हंस हंस के बोला जा रहा है, तो क्या सही होगा? नहीं, ऐसा सही नहीं होगा। जिस तरह का पोइट्री है उसको उसी फीलिंग्स में बोला जाए तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली समझ में आता है। तो यही चीज़ को अरिस्टोटल ने बोला था कि आर्ट ऑफ पोइट्री को, और यहाँ पर रेहेटोरिक मतलब किस तरीके से उसको बोला जाएगा। इसमें लिखने का जो शैली वो बताया गया था, यहाँ पर बोलने का जो शैली है उसको बताया गया था रेहेटोरिक में। ऑन द आर्ट ऑफ, मतलब ये क्या है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग में, मतलब बोलने के तरीके में। ऑल्दो ही वॉज प्लाटोस प्यूपल बट ही डिफर्ड फ्रॉम हिज मास्टर प्लाटो। देखिए, हालांकि ये थे अरिस्टोटल थे, ये प्लाटो के शिष्य थे, लेकिन ये प्लाटो से डिफरेंट थे।
उनका जो व्यूज था वो अलग था और इनका जो व्यूज था अलग था। एक्चुअली में हुआ ये था कि जो प्लाटो है ये पोइट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उनकी पोइट्री को भी। ये बोलते थे ये जो पोइट लोग होते हैं ये बिल्कुल मतलब इमिटेट करते हैं, दूसरों की कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, और इनकी जो इमेजिनेशन होती है ये बिल्कुल कॉपी की हुई होती है और बिल्कुल अनट्रूथ होती है, एकदम इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए ये पोइट लोग को बिल्कुल भी देखने नहीं ये करते थे, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उनको बोलते थे कि इन लोग सब फॉल्स हैं, ठीक है। लेकिन अरिस्टोटल जो थे वो मतलब ये जो रिपब्लिक जो लिखे थे ये प्लाटो का जो ये था रिटर्न था वो था रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में उन्होंने ये सब चीज़ों को लिखा था। और जो अरिस्टोटल थे तो इनके शिष्य थे, तो उन्होंने देखा कि अरे पोइट्री और पोएट को अगर इस तरह से अगर अलग कर दिया जाएगा सोसाइटी में तो फिर कुछ भी जो आइडियोलॉजी होती है, जो नई चीज़ें लेके आते हैं पोएट, है ना, तो फिर इस तरीके से क्या होता है कि समाज में फिर कुछ अच्छा जो सीख होता है, जो फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है, तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए अरिस्टोटल ने क्या किया कि उन्होंने पोइट्री को डिफेंस किया और पोएटिक नाम की एक पुस्तक इन्होंने लिखी, पोएटिक नाम की पुस्तक लिखी, और उसमें इन्होंने जो पोइट्री को डिफेंस किया, मतलब इसको सहारा दिया और इसके बारे में जो भी थिंकिंग था तुम्हारा प्लेटो का, तो उसको पूरी तरह से खारिज किया। खारिज इन द सेंस कि ये जो अरिस्टोटल थे वो ये बोलते थे कि हाँ पोइट्री जो है ठीक है, नकल होती है, इस चीज़ से वो मतलब कभी मना नहीं करते थे, लेकिन वो ये बोलते थे कि इसको पूरी तरह से अनट्रूथ बोल देना या फिर ये बिल्कुल इमेजिनेशन ही अलग है, बिल्कुल झूठ है, ये सब सही नहीं। वो बोलते थे नेचर में कोई भी चीज़ होता है तो वो चीज़ कॉपी होता ही है। एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो भी बचपन में अपने घर के लोगों को देख के सब कुछ सीखता है, यहाँ तक कि लैंग्वेज है, रहन सहन का तरीका है, तो सब कुछ इमिटेट करके ही ना देख के सीखता है। ऐसा तो नहीं है कि वो जन्म लेता है और सब कुछ सीख जाता है। तो ये सारा चीज़ जो था इसी तरीके से इन्होंने अपनी जो पुस्तक है पोएटिक में ये सारी चीज़ों का तर्क देके ये सब समझाया था, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब अरिस्टोटल वॉज मोर, है ना, इंटरेस्टेड इन डिस्क्राइबिंग एंड क्लासीफाइंग थिंग्स एज दे वर। अरिस्टोटल जो थे कि वो चीज़ों को उसी तरीके से समझाने का कोशिश करते थे कि जिस तरीके की चीज़ें हैं, है ना, ये बोलते थे कि पोइट्री में उसी तरह की चीज़ों को बताया जाता है जो समाज से रिलेटेड होता है, रियल लाइफ में किस तरह से होता है। तो ये सारे चीज़ों को वो बोलते थे कि अगर पोइट कुछ लिखते भी है तो रियल लाइफ में अगर कुछ होता है तो उसी को लेके लिखते हैं, ठीक है। अगर वो कहीं दूसरे से कुछ सीख लिए, है ना, कुछ सीख के उस चीज़ को कर रहा है तो वो अलग चीज़ है। तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह कॉपी कर रहा है और जो पोइट्री होती है झूठ होती है। दो ही फॉलोड प्लेटो in defining poetry as mimics, he did not condemn it like Plato did। हाँ, वो खारिज नहीं करते थे, प्लाटो की जो पॉइंट ऑफ व्यू थे उसको खारिज नहीं करते थे, उनको फॉलो करते थे, लेकिन वो प्लाटो की तरह मिमिक्स को जो था वो प्लाटो की तरह नहीं सोचते थे। ये जो कॉपी करना किसी का देख के, इस चीज़ को वो प्लाटो की तरह नहीं सोचते थे, इसी चीज़ को वो कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे। तो अब आगे देखेंगे कि अरिस्टोटल का जो मेन आइडिया था वो क्या था। अरिस्टोटल बिलीव दैट ईच लिविंग बीइंग स्ट्रोव टू रियलाइज द आइडिया फॉर अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के हिसाब से क्या था कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं तो उन वो अपना आइडिया उनकी अपनी आइडियोलॉजी, जो रियल आइडियोलॉजी होती है ना, या फिर किसी चीज़ को देख के जो सीखने का जो ये होता है। फिर देखिए किसी चीज़ को हम लोग किसी से देखते हैं, फिर उस चीज़ को हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं, अपने तरीके से उस चीज़ का निजात करते हैं। तो इसमें अरिस्टोटल इस चीज़ पे विचार करते थे। अब क्या था, वो आर्ट को इनिशियल नेचर की तरह लेते थे कि आर्ट क्या है, एक नेचर है, ठीक है। अरिस्टोटल did not consider mimics to be mere copying whether Plato believed। मतलब अरिस्टोटल मिमिक्स को कॉपी की तरह कंसिडर नहीं, मतलब उस तरह हाँ बोलते थे कि लोग किसी से देख के ही सीखते, लेकिन जिस तरह प्लाटो बोलते थे कि झूठ है, ये सब अनट्रूथ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इमेजिनेशन सारा कॉपी किया हुआ हो, तो इस चीज़ को वो बिलीव नहीं करते थे कि पोइट्री बिल्कुल पूरी तरह से एकदम नकल कर लेना, किसी की कॉपी कर लेना, उसमें कुछ नया नहीं होना, ये सब बेमतलब होना, इस चीज़ को अरिस्टोटल नहीं मानते थे, ठीक है।
तो अब क्या है कि हाँ, अब प्लाटो का व्यू ये भी था कि ये जो पोइट्री है वो यूनिवर्सल से बिल्कुल कटा हुआ है, यूनिवर्सल से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, कि इसकी जो इमेजिनेशन होती है वो पूरी तरह से क्या है, झूठ है। तो ये चीज़ प्लाटो मानते थे, और ये मानते थे कि इट बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रू, और ये सच्चाई से बिल्कुल दूर, मतलब बिल्कुल गायब है, सच्चाई इसमें कुछ है ही नहीं, इस तरीके से मानते थे प्लाटो। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है ना, एमए का क्वेश्चन हो या फिर आपका मतलब बीए का क्वेश्चन, जब थ्योरी पार्ट को लिखेंगे ना तब दे देगा साथ में मिला के कि आप प्लाटो और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एमए का, खासतौर पे एमए में इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो इसमें क्या है कि मिला के दे देगा कि आप जो इमिटेशन में या फिर मिमिक्स में जो आपके अरिस्टोटल और प्लाटो के विचार को मिक्सलेरियस करके देता है कि मिला के आप बोलिए। तब आपको एक क्वेश्चन में आपको अरिस्टोटल का भी विचार लिखना है, प्लाटो का भी लिखना है, अरिस्टोटल क्या बोला, प्लाटो क्या बोला, अरिस्टोटल क्या बोला। तो इस तरीके से क्या होता है कि दोनों का जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है या दोनों किस तरह से सोचा है, तो उस सारे चीज़ों को आप लोग को एक जगह पे लेके लिखना है, तभी जाके परफेक्ट नंबर मिलता है। ये नहीं कि अरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू उसको लिखते गए फिर इधर प्लाटो के को लिख दिए और थोड़ा बहुत अरिस्टोटल का लिख दिए, या फिर अरिस्टोटल का पूरा लिख दिए, थोड़ा बहुत प्लाटो का लिख दिए, लास्ट में थोड़ा सा लिख दिए, या फिर स्टार्टिंग में थोड़ा दे दिए और ऊपर से फिर पूरा अरिस्टोटल का लिख दिए, या फिर पूरी प्लाटो का लिख दिए। तो ऐसा नहीं करना है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को मिला के चलना है कि उसने ऐसा कहा था, फिर उसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी एक मीनिंगफुल आंसर मतलब आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेंगे। अरिस्टोटल डिवाइड हायर ट्रूथ फॉर पोइट्री। अरिस्टोटल ने क्या बताया है कि पोइट्री क्या है, हायर ट्रूथ को बताता है, क्योंकि पोइट्री क्या होता है कि इंसान डेप्थ में जाके इसको लिखता है, पूरे अपने इमोशंस को, पूरे अपने फीलिंग्स को उसमें देता है, दैट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग। तो इसमें क्या बताता है कि ये जो समझने का जो तरीका होता है या फिर जो आधारभूत मूलभूत जो भी चीज़ें होती है पोइट्री की, और इसकी जो मतलब व्यापकता होती है, इसकी जो सामान्यता होती है, वो क्या है, बिल्कुल ये नेचुरल होती है। इसमें किसी भी तरह का झूठ या फिर किसी भी तरह का कुछ मिलाया हुआ या फिर कुछ क्या बोल सकते हैं कि बिल्कुल ज्यों का त्यों एज इट इज़ उसको कॉपी कर, ऐसा नहीं है। किसी को देख के सीख के फिर अपने हिसाब से इस चीज़ को किया जाता है। एरिस्टोटल बिलीव्ड दैट बोथ ट्रेजेडी एंड एपिक शुड हैव यूनिटी ऑफ एक्शन। अब एरिस्टोटल क्या मानते थे कि जो ट्रेजेडी और एपिक है ये क्या है कि एक रूपता मतलब बना के रख, जो ट्रेजेडी होती है और एपिक को, दोनों को एक रूपता बना के रखना चाहिए था। ठीक है, एक रूपता बना के रखना चाहिए था एक्शन में, या फिर बना के रखना चाहिए। तो इस तरह का इनका ये था कि ये दोनों में एक रूपता होनी चाहिए। किसमें, आपका जो ट्रेजेडी होती है और एपिक होती है। एपिक इन द सेंस जो हिस्ट्री की जो चीज़ें होती हैं इनको एपिक में बोला जाता है कि जो भूतकाल में जो भी घटना घटी है। और ट्रेजेडी तो इंसान के साथ चलता ही रहता है ना, वो तो हर एक दिन किसी, चाहे वो पास्ट में हो चाहे वो आपका प्रेजेंट में हो, तो इस टाइप का जो ट्रेजेडी है वो चलती रहती है। तो ये बोलते थे कि दोनों में यूनिटी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। एरिस्टोटल प्रपोज्ड फॉर द ट्रेजेडी वॉज यूनिटी ऑफ एक्शन। ये वही चीज़ है, जगह और समय के हिसाब से इन दोनों में क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। किसमें, एपिक में और ट्रेजेडी में। विच वॉज टू बिकम फेमस लेटर एज द 3 यूनिटीज़। और इसी को 3 यूनिटीज़ में जो बांटा है आपके एरिस्टोटल्स ने, इसी चीज़ को 3 यूनिटीज़ में बांटा है। अभी मैं यहाँ पर जितना हो सके डिटेल कर रही हूँ, क्योंकि ये सब ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो इसमें ऐसा नहीं कि ज़्यादा लेंदी बना देना है आपको। इंट्रोडक्शन हाफ पैराग्राफ का ही होता है, नहीं मतलब हाफ पेज का होता है, एक पैराग्राफ तो उसमें होता ही है। जैसे हाफ पेज में कम से कम आपको इंट्रोडक्शन देना चाहिए किसी भी चीज़ को, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आपने उस चीज़ के बारे में सब कुछ बताया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से है कि एरिस्टोटल ने अपना कंट्रीब्यूशन किस किस चीज़ में दिया है। उन्होंने कथारसिस, ठीक है, और कथारसिस और डिस्टिंक्टिव इमोशनल रिस्पॉन्स। इसका कथारसिस का क्या मतलब होता है कि इमोशंस रिस्पॉन्स दो होता है, जो मतलब जो अराउज्ड इन द ऑडियंस,
क्या होता है इसका मीनिंग कथारसिस का, कि कथारसिस क्या करता है कि इमोशंस को डिस्टिंक्टिव करता है और उस ऑडियंस को उत्तेजित करता है। मतलब देखिए, अगर हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो उसमें हम लोग मूवी में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं, इतना ज़्यादा हम लोग उसमें फीलिंग्स आ जाता है कि अगर कोई दुखी होता है तो हम लोग दुख हो जाते हैं। अगर मूवी में किसी को मार दिया जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग को बहुत बुरा लगता है कि अरे ये क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ जो हम लोग, और अगर खुशी का कुछ दिखाता है तो हम लोग हंसने लगते हैं, हंसी का कुछ मतलब खुशी का दिखाते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो ये सब जो रिस्पॉन्स होता है ऑडियंस के द्वारा, या फिर ऑडियंस को उत्तेजित करना, या फिर ऑडियंस खुश होती है, तो ये सारा चीज़ क्या होता है, इसको कथारसिस बोले। किसने? अरिस्टोटल ने ये सारी चीज़ों को कथारसिस बोले हैं। तो ये सारा क्या है कि किस तरह से अरिस्टोटल पोइट्री को सोचते हैं, ये सारा चीज़ इसमें इंट्रोडक्शन में कवर किए हुए हैं। अब आगे देख लेंगे। This is not to deny that many of Aristotle's conclusions on the nature of poetry and drama are of general application and are as true today as they were in his own day. His purpose in writing poetics and rhetoric was to sort out those principles from established practice that made for a good poet and a good ऑरेटर। तो इसमें क्या है कि ये एक तरह का एक कंक्लूजन है, इसको आप लोग कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं। अगर अरिस्टोटल से कुछ आया लिखने के लिए तो ये लास्ट में अरिस्टोटल क्या है, ये पूरा मिलाया जुला जो कंसेप्ट है, तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि कंक्लूजन मतलब जो कंक्लूजन पार्ट है, इसमें हम लोग मतलब मिला जुला के इसका रिजल्ट इस तरह से आएगा कि जो नेचर पोइट्री और ड्रामा है, पोइट्री ड्रामा का जो नेचर है और जो उसका जनरल एप्लीकेशन है, वो आज के डेट पे भी जिस तरह का अरिस्टोटल ने अपने विचार दिया है ना, उसी तरह का आज के डेट में भी उसी तरह से सारा चीज़ चलता है। उन्होंने जो भी चीज़ें अपनी आइडियोलॉजी में या फिर अपने जो भी उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं, वो अभी भी उसी तरह से चलता आया है। ठीक है। His purpose in writing poetic and rhetoric was to sort out those principles from established practice that made for a good poet and a good orator. उन्होंने जिस तरह से बताया है रेटोरिक और पोएटिक्स के थ्रू और उसको इस्टेब्लिश्ड किया है, उसके सिद्धांत को इस्टेब्लिश किया है, तो उस तरह से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उस तरह से अगर जो लेखक है मतलब इस तरह से लिखे अपने कार्य को, तो वो एक गुड पोएट और ऑरेटर होगा, गुड वक्ता होगा। मतलब जो पोइट्री को सुनाता है या फिर जो फीलिंग्स आती है पोइट्री को, जो स्पीकिंग करता है पोइट्री को, तो बिल्कुल वो एक अच्छा पोएट और एक अच्छा वक्ता बन सकता है। तो अभी का भी जो ये है पोएट का, तो अभी भी उनका जो भी दिया हुआ आइडियोलॉजी है वो आज भी उसी तरह से होता है। तो ये रहा हम लोग का आज का जो पॉइंट था। अब मैं आगे ये बताऊंगी अरिस्टोटल के जो पोएटिक कंसेप्ट है, उसको मैं एनालिसिस करूंगी आगे कि क्या क्या कंसेप्ट है, इन्होंने क्या क्या कंसेप्ट दिया अपने पोइट्री के लिए। और ट्रेजिडी के लिए भी अलग से बताऊंगी, पोइट्री के लिए भी अलग से बताऊंगी विद नोट्स। तो इसका वीडियो जल्दी ही आएगा। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।